हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू यूपीएससी अनस्क्रिप्टेड। ये एवरीवन शुड नो सीरीज का आज ये छठा लेक्चर है, जिसमें हम महात्मा ज्योतिबा फूले के बारे में जानेंगे और इनके 1827 से 1890 की इनके जीवन काल की जर्नी के बारे में जानेंगे। इनको फादर ऑफ इंडियन सोशल रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, क्रूसेडर अगेंस्ट कास्ट भी कहा जाता है और पायनियर ऑफ वुमेन एजुकेशन भी कहा जाता है। तो चैनल का नाम है यूपीएससी अनस्क्रिप्टेड। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में आप वीडियो को लाइक भी किया करिए और वीडियो को देखिए, बार बार स्क्रॉल अप एंड स्क्रॉल डाउन मत करिए, वीडियो को देखिए आपको, क्योंकि मैंने इस वीडियो को इसलिए बनाया, इसको टारगेट किया है कि 2026 में जो भी वनडे एग्जाम, खास करके यूपी पीसीएस और यूपीएससी और बाकी एग्जाम के लोग भी देख सकते हैं, उससे आपको जो इन सब लोगों के बारे में, जो हमारे महान रेवोल्यूशनरी या फिर सोशल रिफॉर्मर्स रहे हैं, उनके बारे में आपको किसी एक बुक में, आप मतलब कोई एक मॉडर्न हिस्ट्री की बुक पढ़ रहे हो, उसमें स्प्रिंकल्ड मिलता है, मतलब थोड़ा सा यहाँ पे दे दिया, थोड़ा सा यहाँ पे दे दिया। तो मुझे लगा कुछ 35 से 40 जो रेवोल्यूशनरी और सोशल रिफॉर्मर्स हैं, जिन्होंने इंडिया में बहुत अच्छा योगदान दिया हमारे देश को आगे बढ़ाने में, उनके बारे में अगर यहाँ पे समझ लेते हैं तो शायद क्वेश्चन में एक तो एनालिटिकल पावर हमारी बढ़ जाएगी और दूसरा जो टू द पॉइंट क्वेश्चन आता है उसको भी हम कर पाएंगे। तो आइए हम इनके बारे में जानना स्टार्ट करते हैं। 1827 में महाराष्ट्र के सतारा में इनका जन्म होता है। माली फैमिली होती है और माली फैमिली होती है। दूसरी बात यह है, इनके जो फोर फादर्स होते हैं वो पेशवाओं को फूल सप्लाई किया करते थे, इसलिए इनको फूले कहा जाने लगा, तो इनका नाम फूले पड़ जाता है आगे। ठीक, 1840 में इनकी शादी हो जाती है और दूसरी बात होती है, बीच में इनको जब पढ़ने का मौका मिलता है तो एक स्कॉटिश कुछ करके कॉलेज है, आगे शायद मैंने मेंशन किया, अगर होगा तो मैं बता दूंगा, मतलब कॉलेज बहुत अच्छा होता, तो वहां पे जाते हैं तो अपर कास्ट के लोग भी इनके दोस्त बन जाते हैं। और इनकी शादी 1840 में होती है, लेकिन इनके एक दोस्त होते हैं, उनकी शादी, जो ब्राह्मण थे, उनकी शादी 1848 में हो रही होती है। वहां पे जब ये जाते हैं तो उनके फैमिली के जो लोग होते हैं, इनको लोअर कास्ट के कह के इनको वहां से शादी से बाहर निकाल देते हैं। ठीक, बाहर फेंक दिया जाता है, निकाला नहीं जाता है। वहां से इनका टर्निंग पॉइंट होता है। उसके बाद बहुत सारे काम करते हैं, जैसे सत्यशोधक समाज और गुलामगिरी 1843 में इन्होंने लिखी। 1898 में इनको विठल राव कृष्ण जी वांडेकर जो थे, उन्होंने महात्मा की उपाधि भी देते हैं इनको, और बाद में 1890 में इनकी डेथ हो जाती है। तो एक एक करके हम समझने का प्रयास करते हैं। इनका जन्म 1827 में सतारा में होता है, एक माली फैमिली, मैंने आपको सब कुछ बता ही दिया। फिर क्या होता है, जब अर्ली एजुकेशन के लिए जाते हैं तो इनके फैमिली के लोग इनको बाहर निकाल लेते हैं, कहते हैं कि अभी पढ़ाई करने की जरूरत नहीं, हमारा हाथ बटाओ। लेकिन फिर से जब इनको मौका मिलता है तो ये जाते हैं कि स्कॉटिश मिशनरी हाई स्कूल। अब आप समझ सकते हो कि कितना हाई लेवल का स्कूल रहा होगा, और इसमें अपर कास्ट ही पढ़ता रहा होगा, शायद लोअर कास्ट बहुत कम रहा होगा, इसलिए इनकी मित्रता जो होती है अपर कास्ट के एक बच्चे से हो जाती है। और 1840 में इनकी शादी के बाद जब अपने मित्र की शादी में जाते हैं 1848 में, तो उनकी फैमिली के लोग इनको लोअर कास्ट का कह के बाहर निकाल देते हैं। यहाँ पे इनको एक रियलाइजेशन होता है कि लोअर कास्ट का होना एक ये समझ लो पाप है, ये मेंटल स्लेवरी है, और इस सबको डिनाई किया इन्होंने और कहा कि एजुकेशन को हम मासेस तक फैलाएंगे। लोग अगर एजुकेटेड होंगे, आज भी आपको पता है कुछ भी हमें करना होता है, हम कहते हैं कि अगर हमने एजुकेट कर दिया अपनी पॉपुलेशन को, तो वो अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और लोगों के साथ कैसा मिलना जुलना उनका, वो जो हमारे सोसाइटी में सुपरस्टिशंस है और टैबू बना हुआ, ये सब खत्म हो जाएगा। एजुकेशन ही एक रास्ता है जिसको उन्होंने उस वक्त ही चुन लिया था, और कहा ही वोट टू डेडिकेट हिज लाइफ टू इमेंसिपेटिंग द शूद्रास एंड एंटी शूद्रास थ्रू एजुकेशन। उन्होंने कहा सबको हम एजुकेशन दे करके और ये अपना जीवन पूरा इसी में लगाऊंगा और ये जो टैबू बना हुआ है इसको खत्म करूंगा। दो तीन पॉइंट में इनकी बातों को हम समझेंगे। एक तो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म इन्होंने कैसे किया, दूसरा इन्होंने एंटी कास्ट मूवमेंट कैसे चलाया था, और तीसरी बात इन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस में इनकी बातों का क्या रेलेवेंस था। तो आइए एक एक करके समझते हैं। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट के बारे में इनके हम जानते हैं। तो क्यों, और अगर आपको ईश्वर चंद्र विद्यासागर वाला वो वीडियो याद हो जो इस सीरीज में, शायद इस सीरीज का तीसरा लेक्चर है, तो मैंने आपको बताया था 1849 में गर्ल्स एजुकेशन के लिए, स्कूल बनवाने के लिए उन्होंने जेडी बेथ्यून से बात की थी, और फिर बेथ्यून कॉलेज एग्जिस्टेंस में आया था। उससे पहले इन्होंने फर्स्ट स्कूल खोला था फॉर गर्ल्स 1849 भिड़ेवाड़ा पुणे में, और इनकी जो वाइफ थी सावित्री बाई फुले, उनको भी इन्होंने पढ़ाया लिखाया था। तो क्या होता है कि दोनों साथ में मिलके ये स्कूल चलाते हैं। लेकिन क्या था, उस वक्त जो ऑर्थोडॉक्सियंस थे और जो सोसाइटी थी वो मानती थी कि
दो कास्ट, एक तो लोअर कास्ट, दूसरी जो वुमेन्स हैं इनको पढ़ने लिखने की आज्ञा नहीं होनी चाहिए, मतलब इनका कोई हक नहीं है पढ़ने लिखने का। तो लोगों ने बहुत ज़्यादा उनको वर्बली और फिजिकली अटैक किया, स्टोन तक फेंके गए थे उनके ऊपर, लेकिन सब कुछ उन्होंने सहा और कहा कि अब हम इस बात पे परसिस्ट रहेंगे, आगे अपनी बातों मतलब इस जो एम लेकर हम आगे बढ़ें उसको कंप्लीट करके ही मानेंगे। दूसरी बात क्या होती है, उस वक्त अगर आपको याद हो, फिर से मैं उसी वीडियो का रेफरेंस देना चाहूँगा, उस टाइम पे जो विडो की प्रॉब्लम थी बहुत बढ़ गई थी, क्योंकि इनकी दोबारा शादी हो नहीं सकती थी, क्योंकि वही पुराना सुपरस्टिशन कि ऑर्थोडॉक्सियंस कहते थे कि शादी नहीं होगी, एक बार जिसकी हो गई फिर हो गई, रिमैरिज नहीं हो सकती, जिसके अगेंस्ट में ईश्वर चंद्र विद्यासागर फाइट कर रहे थे। फिर 1856 में अल्टीमेटली वो जाकर के एक्ट पास होता है। लेकिन अब जैसे शादी नहीं हो रही है और उसका हस्बैंड की डेथ हो गई, वो विडो हो गई, तो फैमिली वाले भी तो बहुत टाइम तक नहीं रखना चाहते हैं ना, उसकी माता पिता की फैमिली रखना चाहती है, और जहाँ पे डेथ हो गई वहाँ पे वो रह ही नहीं सकती फिर आगे से। अब प्रॉब्लम बढ़ गई कि विडो कहाँ जाएंगी, तो उन्होंने कहा 1863 के आसपास उन्होंने विडो फॉर होम फॉर विडोज बनाया। ठीक, याद करना, ये यूपीएससी वालों को पूछा जाता है। ठीक, होम फॉर विडोज किसने बनाया था, तो होम फॉर विडोज ज्योतिबा फूले ने बनाया था। ठीक, सावित्रीबाई फूले उनका नाम, उनकी वाइफ का। और दूसरी बात क्या थी, उस टाइम पे जो शिशु हत्या थी बहुत प्रचलित थी। 1 साल का अगर लड़की है तो मार देते थे, पता चला कि हाँ लड़की है, 1 साल के अंदर में उसकी हत्या कर देते थे। तो फिर वुमेन्स को भी प्रॉब्लम होती थी कि मेरी बच्ची हुई तो मार दिया जाएगा, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम दूसरी भी चीज बनाते, होम फॉर इन्फेंट्स। ठीक, होम फॉर इन्फेंट्स, आप अगर प्रेग्नेंट हो हमारे यहाँ आओ, यहाँ पे बच्चे का जन्म होगा, आपको कोई टेंशन नहीं होगी, सारा जो भी खर्चा लगेगा हम करेंगे। लेकिन तो दो उन्होंने बाल हत्या प्रतिबंधक गृह बनाया, यहाँ पे आओ 1863 में, और दूसरा होम फॉर विडोज उन्होंने बनाया था, मतलब एक सेफ हेवन प्रोवाइड किया प्रेग्नेंट वुमेन्स को टू गिव बर्थ विदाउट सेम एंड सेविंग बोथ मदर्स एंड चाइल्ड। 2 पॉइंट हो गया। और तीसरा पॉइंट क्या था, उन्होंने कहा कि जो इंटरमीडियरीज हैं इनकी क्या जरूरत है, अगर हमको भगवान ने बनाया, शास्त्र को भगवान ने बनाया, तो ये पंडित क्या होते हैं, ये ब्राह्मण क्यों हैं, हमारी हर एक जो भी हम रिचुअल्स करते हैं इनमें ब्राह्मण क्यों हैं, हम खुद करेंगे, हम इतने इंटेलिजेंट खुद हैं, हम खुद पढ़ाई करेंगे अपने शास्त्रों की, और ये बीच वाला जो बिचौलिए वाला काम है, मिडिल मैन वाला, कि भगवान को प्रे करने के लिए हमें इनकी जरूरत है, ये सब काम खत्म करो, हम नहीं मानते इनको। ठीक, सीधी सीधी ये उनकी बात थी। तो एक टाइप से वो एंटी ब्राह्मण भी हो गए, एंटी ब्राह्मण भी हो गए थे। ठीक, तो आप ये समझ सकते हो कि जिस रास्ते पे वो जा रहे थे उनको हर एक तरफ से अलग अलग तरह से इन अपर कास्ट के लोगों को फेस करना पड़ रहा था। अब दूसरी बात पे आते हैं कि उन्होंने सोशो रिलीजियस तो हो गया, लेकिन एंटी कास्ट मूवमेंट या कास्ट मूवमेंट जो था कैसे चलाया, तो उन्होंने उसको स्टार्ट कैसे किया, उन्होंने कहा कि अगर शास्त्र के हिसाब से माना जाए, जो हिस्ट्री कहती है उन सब बातों से माने, तो आर्यन जो है इन्होंने इन्वेट किया था इंडिया में, मतलब जो यहाँ के नेटिव पीपल थे उनको आपने सब्जुगेट किया और हम बन गए शूद्राज, हम वही नेटिव हैं, मतलब ये देश हमारा है, आपने यहाँ पे अंग्रेजों के तरीके आके कब्जा किया, तो आप कौन है, आप हो गए इन्वेडर। ये थियरी थी इनकी, और इसी थियरी को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने कहा कि कास्ट सिस्टम को ना हम मानते और ना मानेंगे, भले कुछ भी हो जाए। तो एंटी कास्ट मूवमेंट एक टाइप का चलाया। उनका मानना ये था कि हर किसी को एजुकेशन मिलना चाहिए, और ये कास्ट सिस्टम कंप्लीटली एनाइलेट किया जाना चाहिए, कंप्लीटली खत्म किया जाना चाहिए। और इसको मतलब प्रोपेगेट करने के लिए, इस चीज को फैलाने के लिए अपनी बात को, उन्होंने एक बुक लिखी गुलामगिरी। आपको याद होगा 1873 में उन्होंने ट्रुथ सीकर सोसाइटी, यहाँ पे जिसको मतलब ट्रुथ चाहिए, आपको सत्य जानना है, सत्य शोधक समाज है ये, सत्य जानने की इच्छा है आपको, तो इस सोसाइटी को ज्वाइन करो। और साथ में गुलामगिरी जो स्लेवरी पे एक बुक थी 1873 में, इसको लिखा था उन्होंने, इसको किसको डेडिकेट किया था, जो पीपल थे यूनाइटेड स्टेट्स के 1863-64 के आसपास में, वहां पे अमेरिका में गृह युद्ध छिड़ा हुआ था, किसके, ब्लैक एंड व्हाइट के बीच में, जिसमें व्हाइट जो थे वो डोमिनेट कर रहे थे। तो बाद में जब ये युद्ध समाप्त होता है तो ब्लैक को काफी ज्यादा, मतलब ये समझिए, राइट्स दिए जाते हैं। तो इस उसी को डेडिकेट, उन्हीं लोगों को डेडिकेट करते हुए उन्होंने इंडिया के भी बारे में यही सारी बातें करने की कोशिश की कि अल्टीमेट क्या होगा, अगर हम फाइट करते हैं तो हमें भी सारे राइट्स मिलेंगे जैसे वहां पे ब्लैक्स को मिले। ठीक, ये उनका था एंटी कास्ट मूवमेंट, और ये उन्होंने गुलामगिरी और
ट्रुथ सीकर सोसाइटी की इसी तरीके से नींव डाली थी। इसी क्रम में कुछ और कार्य उन्होंने किए थे, जैसे जो उनका अपना टैंक था, जो प्राइवेट वाटर टैंक था, उससे उन्होंने जो भी लोअर कास्ट के लोग होते थे, जो भी अनटचेबल माने जाते थे, उन सबको कहा आप यहाँ से पानी ले सकते हो। तो मतलब ये मान के चलो आप, वो टाइम जब अपना वाटर अनटचेबल्स के साथ में शेयर करना एक पाप माना जाता था, कैसा रेवोल्यूशनरी कदम उन्होंने उठाया था। अब बात करते हैं कि रेलेवेंस क्या है इन सारी बातों का इंडिपेंडेंस में। तो फूले फेमसली आर्ग्यूड दैट पॉलिटिकल फ्रीडम विदाउट सोशल इक्वालिटी वाज मीनिंगलेस। उनका ये मानना था कि अगर अंग्रेज छोड़ के चले जाते हैं तो ये काइंड ऑफ ये होगा कि स्लेव्स जो हैं उनको अपर कास्ट के हाथ में वो हैंड ओवर कर रहे हैं। ही वांट दैट रिप्लेसिंग ब्रिटिश रूलर्स विद अपर कास्ट इंडियन रूलर वुड नॉट ब्रिंग ट्रू फ्रीडम टू द मासेस। ठीक, हाउ कैन पीपल डू नॉट ईट विद अस और मैरी अस, रिप्रेजेंट अस। फूले ने क्रिटिक किया था अर्ली कांग्रेस को, क्योंकि उनका ये मानना था जो अर्ली कांग्रेस बनी थी उसमें बहुत सारे एलीट मेंबर्स थे। ठीक, तो जो सोशल रिफॉर्मर्स हुआ करते थे, वो जो अर्ली कांग्रेस थी 1885 से लगभग 1900 के आसपास की, उसको बहुत अच्छा नहीं मानते थे। कहते थे एलीट का क्लब है और ये केवल अपने लिए फाइट करते हैं। और कुछ काम ऐसे थे कि अर्ली जो कांग्रेस, जो मॉडरेट्स थे, उन्होंने सोसाइटी के लिए ज़्यादा काम भी नहीं किया था। सत्य है। ठीक, तो इसलिए क्योंकि जो अब आप सुपरफिशियल लेवल पे काम करोगे तो वहां पे इंडिया की जनता नहीं रहती है। आपको अगर स्वामी विवेकानंद जी का चैप्टर याद हो तो उन्होंने कहा था कि नारायण पुअर में बसते हैं, भगवान जो है गरीबों में। तो अगर आपकी 99% जो आबादी है गरीब है तो उनके लिए काम करना होगा, ना कि वो 1% लोगों के लिए। ठीक, अब ये प्रिकर्सर टू मास मूवमेंट कैसे कैसे बनते हैं, ठीक, ये इस बात पे आते हैं। ये रिलेवेंस क्या है इनका सोशल मतलब इंडियन इंडिपेंडेंस में, उसकी बात कर रहे हैं। तो ये इन्होंने इन्फ्लुएंस किया किसको? अंबेडकर जी जो थे उनको, उन्होंने 3 लोगों को गुरु माना था। एक तो भगवान बुद्ध को, क्योंकि बाद में ये ले आते हैं नियो बुद्धिज्म का कॉन्सेप्ट लेके आते हैं 1956 में ना। और दूसरा इन्होंने माना था कबीर को गुरु, और तीसरा ये कहा करते थे फूले को गुरु। मतलब बहुत ज्यादा इनसे प्रभावित थे। और गांधी जी ने भी, गांधी जी भी उनसे बहुत प्रभावित थे, क्योंकि वो जब अफ्रीका में थे ना 1893 के बाद से, जब 1894 के आसपास हो गए थे और 1914 में वापस आए थे शायद 1915 में, ठीक, अफ्रीका से। उसके बीच में वो 2 या 3 बार मतलब इंडिया आए हुए थे। तो उन्होंने वहां पे ये देखा था कि जो इंग्लिश हैं, जो अंग्रेज हैं, ब्रिटिशर्स हैं, वो कैसे जो इंडेंचर्ड लेबर्स होते हैं इंडिया के, उनको कैसे ट्रीट करते हैं, कितनी गंदी जगहों पे उन्हें रहने देते हैं। मतलब एक टाइप का पाप था कि अगर वो इंडेंचर्ड लेबर जो होते हैं वो उनको टच करें तो उनको बहुत मतलब सप्रेस किया जाता था, उनको बीट करते थे, बहुत बुरी तरीके से पिटाई होती थी उनकी। ठीक, तो उनको भी ये बात समझ आई, तो उन्होंने कहा कि जो ये लोअर कास्ट के लिए कर रहे हैं, किया है फूले जी ने, वो वही एक ट्रू महात्मा है। ठीक, ही फॉर हिज फोकस ऑन द डाउन ट्रोडन। और पीजेंट अवेकनिंग क्या थी? उन्होंने कहा था कि मास मोबिलाइजेशन करूंगा, मास एजुकेशन करूंगा मैं। तो मास एजुकेशन होगी तो जो पीजेंट्री है, जो मनी लेंडर्स हैं, उनके अगेंस्ट में, मतलब जो किसान है वो समझ पाएंगे कि मनी लेंडर और लैंड लॉर्ड हमें कैसे प्रोसिक्यूट कर रहे हैं और कितना ज़्यादा टैक्स हमसे लिया जा रहा है। क्योंकि उससे पहले एजुकेटेड होते नहीं थे, तो जो भी मनी लेंडर ने कुछ सब पता चला 100 रुपये दिए, उस पर 25% का वो लगा दिया, इंटरेस्ट लगा दिया, फिर उनको समझ नहीं आ रहा, उन्हीं पे उन पे भरोसा होता था कि हाँ जो कह रहा है उसको देना पड़ेगा क्योंकि खेती करनी है। लैंडलॉर्ड भी परेशान करते थे। तो ये सारी बातें, मतलब ये इनकी, अगर आप मानना चाहो तो ये कुछ प्रिकर्सर पॉइंट थे जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट में लोअर कास्ट के लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प किए। ठीक, और अगर कोट आप याद करना चाहो या देखना चाहो, फॉर वांट ऑफ एजुकेशन विजडम वाज लॉस्ट, फॉर वांट ऑफ विजडम मोरल वाज लॉस्ट, फॉर वांट ऑफ मोरल डेवलपमेंट वाज लॉस्ट, और फॉर वांट ऑफ डेवलपमेंट वेल्थ वाज लॉस्ट, फॉर वांट ऑफ वेल्थ शूद्राज वर ruined। मतलब एक एक चीजें ऐसी थी कि अल्टीमेटली शूद्राज ruined हो गए। एजुकेशन चाहिए थी तो विजडम खत्म हो गया, विजडम चाहिए थी तो मोरल्स खत्म हो गए, जब मोरल आया तो डेवलपमेंट खत्म हो गया, जब डेवलपमेंट आया तो क्या हो गया, वेल्थ खत्म हो गई, और जब वेल्थ आई तो शुद्राज को रियून करके आई। महात्मा ज्योतिबा फूले इस बात को करते हैं। ठीक, तो मुझे लगता है इस चैप्टर में मैंने आपको इतना बता दिया है। और समरी पॉइंट क्या है कि ये समरी आप देख लो, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो दोबारा से मैं रिपीट नहीं करूंगा। ये मतलब आपके प्रीलिम्स एग्जाम के लिए मैंने डाल दिया है कुछ, और एक क्वेश्चन डाला हुआ है प्रीलिम्स का, और अगर आप चाहो तो मेंस के पर्सपेक्टिव से एक यूपी पीसीएस का, एक यूपीएससी का मैंने क्वेश्चन डाला है। हिंट भी दे दिया, अगर आप चाहो तो एक आध आंसर लिख सकते हो।
बहुत बड़ा वीडियो नहीं है, कुछ 12-13 मिनट का वीडियो है, तो आप चाहो तो इसको देख सकते हो। और मुझे लगता है कि ज्योतिबा फूले जी के बारे में मैंने इनफ बता दिया है, तो मुझे लगता है वीडियो यहाँ पे एंड करना अच्छा होगा। चैनल का नाम है यूपीएससी अनस्क्रिप्टेड, इसको सब्सक्राइब करके रखिए। आगे आपको जियो पॉलिटिक्स वगैरह पे आपको वीडियोस मिलते रहेंगे, और जो पीवाईक्यू का पीवाईक्यू सीरीज है वो जल्दी आ जाएगी। धन्यवाद।